मॉर्निंग आप सभी को। छुट्टी का ये इसी को बोलते हैं। मेरे पास एक दिन एक लड़की का कॉल आता है, उसका वो सीए बनी है, उसका वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसमें मैं काम करती। तो लिंक्डइन आपको पता है प्रोफाइल होती है ना लिंक्डइन, तो वहां से वो मुझसे कनेक्ट हुई, तो उसने मुझसे बात की। तो उसने मुझसे क्या बोला, मतलब आई वॉज शॉक्ड। उसने सीए की डिग्री लेने में कितनी मेहनत की होगी, ठीक है। उसका 2 कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। एक तो ये फोन बैग में डाल दो, फाइल फोन बैग में डाल दो, तो आपका दिखना नहीं चाहिए, नहीं बैग में डाल दो, यहाँ पे मत रखो। तो उसने मुझे कॉल किया और क्या पूछा कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बहुत काम होता है, तो क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए क्या। और उसको एक और दिल्ली में कोई कंपनी मिल गई होगी, मैं वहां पे जा सकती हूँ। अरे आप पढ़ने के बाद आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, बल्कि आपका तो ये होना चाहिए मुझे एक्सपीरियंस लेना है। स्टार्टिंग में तो आपका यही फेज रहता है, जॉब लगती है आपको रेस्ट चाहिए, फिर तो चलो ठीक है। अरे तो जॉब लगते ही ये थोड़ी ना सोचता है इंसान, पहले प्लेसमेंट लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग सीएस बनते हैं, चलो सीएस इंस्टीट्यूट तो प्लेसमेंट भी नहीं करवाता, सीएम इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट करवाते हैं। प्लेसमेंट में लगना ही आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सीएस में तो प्लेसमेंट कहाँ करवाते हैं। बैच बनेगा तो हो जाएगी, अभी नहीं है यहाँ पे बैच, ठीक है। तो नहीं कोई अक्षय सर करवाए थे, अक्षय सर ने करवाए भी है। हाँ अक्षय सर करवाते हैं, उनके एचआर से काफी कांटेक्ट है, तो उससे करवाए थे। मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ। अगर सीए और सीएमए में इंस्टीट्यूट करवाते हैं, दिल्ली में होते हैं, कोलकाता में होते हैं, उस कैंपस प्लेसमेंट में प्लेस होना ही बहुत बड़ी बात है। हजारों लोग आते हैं, कंपनी सिर्फ 10-15 लोग को लेके जाती है, ठीक है। उसमें भी मैंने उसको जो ही आपको बोलूँ कि अभी आप कहाँ सोच रहे हो, स्टार्टिंग फेज तो इतना, स्टार्टिंग में तो आपको ये होना चाहिए मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर जाना ही है तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा काम सीखना है, उसके बाद सोचता है इंसान। आपने सप्लाई कर थ्योरी ऑफ सप्लाई में सप्लाई कर पढ़ा होगा, बैकवर्ड बेंडिंग होता है, याद नहीं होगा शायद आपको, आपके तक। लेबर का जो सप्लाई कर होता है बैकवर्ड बेंडिंग बनता है हमेशा। 12th में नहीं होगा, ये प्रोफेशनल कोर्स में। आपके उसमें भी नहीं था शायद CL। आपको वहां नहीं जाना है। हाँ चलो आपको वहां नहीं जाना, मेरे बताने का पर्पज ये था। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो स्टार्टिंग फेज यही रखना है कि ऐसी कंपनी में काम करना है जहाँ पे सीखने को ज्यादा मिले। आपको दूसरी कंपनी में भी जॉब लग जाएगी, लेकिन वहां पे सीखने को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आप जाओगे, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। वही मैं यही आपका एटीट्यूड देख रही हूँ मैं तो। रेस्ट चाहिए, पैसे चाहिए, और चलो आ जाओ। क्या बोला, करके देखो एक बार, पता लग जाएगा फिर। उसके लिए पता पहले खुद के पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बन सकते हो पैसे वाले। मैं तो नहीं करती। सभी ऐसे बन जाएंगे ना तो, मुझे पता है तो अक्षय सर करते हैं, मुझे नहीं पता है क्या। देखिए एक बार, ट्रेडिंग बहुत लोगों को पता है। क्या सिर्फ ट्रेडिंग करने से इकोनॉमी चल जाएगी क्या, सारे प्रोडक्शन सर्विसेज बंद हो जाएगी। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, हर किसी से नहीं होती है। जिसमें दिमाग होगा और दूसरा जिसको वहां पे टाइम देना है, जो पर्सन एक दूसरा काम कर रहा है और वो साथ में ट्रेडिंग कर, बहुत दिमाग वाले लोग, क्या सारे दिमाग वाले लोग ट्रेडिंग ही करते हैं, कोई दूसरे प्रोफेशन नहीं है। आपने पता आपके दिमाग को बहुत नैरो कर रखा है। आपको लगता है कि ना दिमाग वाले तो मतलब सारे दिमागदार लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। फिर देखिए आप अपने सजेशन ना आप अपने खुद पे अप्लाई करना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। जब दूसरे सामने वालों को सजेशन देना तो इतना बढ़िया लगता है कि इसको ये बता दो वो बताओ, तो मेरे को तो सजेशन देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले डायरेक्टर के पास पावर होती है प्रॉपर्टी को रिटेन करने की। कितने टाइम तक कर सकता है वो, 180 दिन तक कर सकता है। अगर 180 दिन से ज्यादा करना है तो क्या लेनी पड़ेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आता है,
या कोर्ट को लगता है कि कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी जिसको रिटेन करके रखना था, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसको तो अपने पास रख लेगी, बाकी को रिलीज कर देगी। और अगर आगे डायरेक्टर को अपील में जाना है वापस, तो क्या कर सकता है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उस प्रॉपर्टी को क्या रख सकता है, अपने पास रख सकता है। कितने पीरियड के लिए, 90 डेज के लिए। ऊपर रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी पड़ा था, यहाँ पे क्या है, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड। दोनों बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस ऊपर वाले में प्रॉपर्टी रिटेन हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉर्ड्स रिटेन हो रहा है। रिकॉर्ड्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन हो रहे हैं। सेम, सारे क्लोज सेम है। Where any property has been seized under section 70 or section 18 or frozen under subsection 1A of section 17, investigating officer or any other officer authorized by the director in this behalf has reason to believe। सेम लाइन कल हमने प्रॉपर्टी वाले में पढ़ी थी। कौन कर रहा था प्रॉपर्टी का रिटेंशन, डायरेक्टर। और कैसे कर रहा था, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होगा, रीजन टू बिलीव that any of such record are required to be retained for any inquiry under that such record may if seized be retained or if frozen। बिल्कुल सेम है, सिर्फ कुछ नहीं है, वहां पे प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे क्या हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए। दोनों अलग अलग है ना। अगर आपसे प्रॉपर्टी का पूछा जाए तो आपको ऊपर वाला लिखना है, और रिकॉर्ड्स का बोला जाए तो नीचे वाला लिखना है, बस नाम चेंज होगा, ऊपर प्रॉपर्टी का हो रहा है, रिकॉर्ड्स का। लॉ में तो दोनों बात लिखी जाएगी ना। आप क्या बोल रहे हो कि ऐसा होता है कि दोनों में सेम कर देते, प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड्स, है ना। ऊपर वाले में एक डिफरेंस है, इसमें बोल रखा है कि उसकी कॉपीज भी लेके जा सकता है। प्रॉपर्टी की कॉपी बनती है क्या, नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपीज का क्लोज अलग से आएगा। जैसे मेरे रिकॉर्ड्स क्या हो गए, रिटेन हो गए, और प्रॉपर्टी की कॉपी कैसे बनेगी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरी प्रॉपर्टी सीज हो गई, मुझे उसकी कॉपी अपने पास रखनी पॉसिबल है, कॉपी कैसे रखूंगी मैं, प्रॉपर्टी की कोई कॉपी बनती है क्या। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हो गए, मुझे चाहिए मेरे पास भी रिकॉर्ड रहे, तो मैं उसकी फोटोकॉपी नहीं करवा सकती। बताओ आप, समझ में आया क्या बोला, कॉपी का मतलब क्या है। क्या प्रॉपर्टी की कॉपी बन सकती है, प्रॉपर्टी की फोटोकॉपी ही बोल रही हूँ, प्रॉपर्टी की फोटोकॉपी बन सकती है, कॉपी भी बन सकती है। यही था आप लोगों का ही क्वेश्चन था, मैं तो मना ही कर रही थी, नहीं बन सकती। प्रॉपर्टी के पेपर्स की कॉपी होती है, क्या प्रॉपर्टी की कॉपी हो सकती है क्या। वेरी गुड। रिटेंशन किसका हुआ था, प्रॉपर्टी के पेपर का हुआ था, प्रॉपर्टी का हुआ था। तो मतलब किसका, आप कॉपी किसकी रखोगे। हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों को इसलिए अलग अलग दिया है। प्रॉपर्टी वाले में कोई कॉपी नहीं बनती है, प्रॉपर्टी गई तो गई आपकी। रिकॉर्ड्स में अगर आपको चाहिए कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेरे पास भी कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख सकता है। The person from whose record seized or frozen shall be entitled to obtain copies of the record on the expiry of the period specified। कौन सा पीरियड, जो ऊपर 180 डेज हुआ था, उसके एक्सपायर होने के बाद। अंडर सबसेक्शन 1 the record shall be returned to the person from whom such record were seized or whose records were ordered to be frozen unless the adjudicating authority permits retention और कंटिन्यूशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सच रिकॉर्ड्स बियॉन्ड द सेड पीरियड। तो क्या बोला गया, डायरेक्टर कितने दिनों के लिए कर रहा था, 180 डेज के लिए। अगर उसको बियॉन्ड 180 डेज रखना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। और नहीं मिलती तो क्या करना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड आपने रिटेन करे थे उस पर्सन जो उसका ओनर, उसको वापस लौटाने पड़ेंगे। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर ऑथोराइजिंग द रिटेंशन or continuation of freezing of such record beyond the period specified in subsection 1 shall satisfy himself that the records are required for the purpose of adjudication under section 8। तो क्या बोला गया, जब डायरेक्टर ए के पास परमिशन लेने जाएगा कि क्या मैं अपने ये जो डॉक्यूमेंट है इनको बियॉन्ड 180 डेज के बाद अपने पास रिटेन रख सकती हूँ क्या, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगी आप एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाओ कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, इसके लिए आपको परमिशन चाहिए, तभी परमिशन मिलेगी। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है डायरेक्टर के पास ये बताने का कि मुझे रिटेंशन क्यों करना है, तब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको फर्दर परमिशन भी नहीं देगी।
After passing of an order of confiscation under subsection 5 or subsection 7 of section 8, the AA shall direct the release of the record to the person from whom such record were seized. तो जब ऑर्डर पास हो जाएगा कॉन्फिस्केशन का, तो जिन रिकॉर्ड को आपको अपने पास रखना है उतने तो अपने पास रखो, बाकी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा. When order releasing the record has been made by the court, ये कल वाली सारी लाइनें आ रही है, ठीक है. अब कौन कोर्ट ऑर्डर दे रहा है? Where the order releasing the records has been made by the court under subsection 6 of the section 8 or by the adjudicating authority under section 58B, ये कुछ याद मत करना. The director or any officer authorized by him in this behalf may withhold the release. किस वजह से कर रहा था वो, कि उसको अपील में जाना है फर्दर, तो क्या बोलेगा, may withhold the release of any such record of period of 90 days from the date of such order if it is opinion that such record is relevant from the appeal proceeding. तो जो कल पढ़ा था प्रॉपर्टी वाला, आज भी क्या है, सेम है. ठीक है, दोनों में पहले में क्या था, कौन कर रहा है रिटेन, डायरेक्टर. कितने दिनों के लिए, 180 डेज के लिए. यहाँ पे भी रिकॉर्ड्स को कौन रिटेन कर रहा है, डायरेक्टर, 180 डेज के लिए. इसके बाद क्या बोला गया है, एक तो ये भी लिखना है आपको स्टार्टिंग में कि उसके पास कि स्ट्रॉन्ग वो रिकॉर्ड भी करना है राइटिंग में कि किस वजह से आपने रिटेन किया है. दूसरा, ए के पास परमिशन लेने जा सकता है कि बियॉन्ड 180 डेज भी क्या चाहिए, मुझे रिटेन करना है, तो ए से परमिशन लेगा रिटेंशन की. यहाँ पे किसकी रिटेंशन की परमिशन ले रहा है, प्रॉपर्टी की. यहाँ पे किसकी लेगा, रिकॉर्ड की. ए से परमिशन लेगा रिटेन की. ठीक है, रिटेन कर दिया. इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट ने या ए ने, ए तो नहीं देगा यहाँ पे, कोर्ट ही देगा. कोर्ट ऑर्डर दे देता है किस चीज का, कि कौन सी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है, हाँ कॉन्फिस्केट, और कौन सी को रिलीज. और यहाँ पे एक एडिशनल लाइन क्या आ गई थी, यहाँ पर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर नहीं, जो पर्सन है, कौन सा पर्सन, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हो रहे हैं, वो क्या ले सकता है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी अपने पास भी रख सकता है. यहाँ पे कौन सी कॉन्फिस्केट करनी है, कौन से रिलीज करनी है, सेम यहाँ पे आ जाएगा, कौन से रिकॉर्ड्स को कॉन्फिस्केट करना है और किसको रिलीज करना. लास्ट का क्या था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी डायरेक्टर क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को सीज करके रख सकता है. क्यों कर रहा है वो, क्योंकि डायरेक्टर कहाँ जाना चाहता है, अपील में. क्योंकि डायरेक्टर ए ने जो ऑर्डर दिया था उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो किसके फेवर में चल गया, जिसके अगेंस्ट में केस हुआ था, तो अपील में कौन जाएगा, डायरेक्टर. डायरेक्टर को फर्दर अपील में जाना है, तो इस 180 दिन के बाद भी ये प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है, कोर्ट के ऑर्डर के पास भी रख सकता है, पर कितने दिनों तक, 90 डेज तक. यहाँ पे भी सेम बोला गया है, रिकॉर्ड के बाद अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो डायरेक्टर क्या कर सकता है, रिकॉर्ड्स को अपने पास सीज करके रख सकता है. कितने दिनों तक, 90 दिनों तक. और क्यों कर रहा है ये, क्योंकि डायरेक्टर को कहाँ जाना है, अपील में. ठीक है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस वहां पे रिटेंशन प्रॉपर्टी का हो रहा है, यहाँ पे रिटेंशन किसका हो रहा है, रिकॉर्ड को हो रहा है, रिकॉर्ड को हो रहा है. ठीक है, ऑफेंस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं. व्हाट इज स्पेशल कोर्ट, क्या कोई स्पेशल कोर्ट बनाएंगे अलग से, तो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके किसी भी सेशन कोर्ट को क्या डेजिग्नेट कर सकती है, स्पेशल कोर्ट.
हाँ, बेनामी प्रॉपर्टी में या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जितने भी आपके मनी से रिलेटेड क्राइम है सब जगह क्या आता है, स्पेशल कोड आता है। हाँ, और स्पेशल कोड कोई अलग से नहीं होता है, किसी सेशन कोड को आप क्या बना सकते हो, स्पेशल कोड बना सकते हो। जैसे सेशन कोर्ट आप जाओगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, सिर्फ एक जगह सुनवाई नहीं होती है, बहुत सारे रूम बने हुए हैं जहाँ पे अलग अलग सुनवाई होती है। तो वहां पे जो एक कोर्ट रूम होगा उसको अलग से क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ बेनामी प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन आएंगे या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजेक्शन आएंगे। तो किसी एक रूम को असाइन कर देना किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के केसेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पे कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी कौन से कोर्ट को, सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाना है। सेशन कोर्ट कहाँ पे होते हैं, जनरली हर शहर के अंदर होते हैं, ठीक है, हर सिटी के अंदर होते हैं। प्रोवाइड दैट द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 shall be triable only by the special court constituted for the area in which the offense has been committed, or a special court may upon a complaint made by authority authorized in this behalf take cognizance of the offense for which the accused is committed to it for trial। तो बोला गया है स्पेशल कोर्ट उसी एरिया में बनेगा जहां पर वो ऑफेंस क्या हुआ है, कमिट हुआ है। और किस टाइप का होगा ये, कोग्निजेंस। क्या होता है कोग्निजेंस का मतलब, अगर आज आप लोगों ने नहीं बताया तो मेरा भरोसा उठ जाएगा कि आप क्लास में सुनते भी हो। मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कोग्निजेंस का मतलब। हाँ, कोग्निजेंस जनरली नॉन नॉन अवेलेबल होते हैं, आपको पता है, लेकिन कोग्निजेंस केसेस कौन से होते हैं। तो मैंने ऐसे बताया था कि आपको, मतलब ये तो हमेशा से आप यही लाइन बोलते हो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको, आपको इस तरीके से बोलना है, लेकिन आप वो लाइन नहीं बोल रहे हो। देखिए, कॉग्निजेंस का मतलब होता है खुद से कॉग्निजेंस लेना। दैट मीन्स जनरली जो, देखिए अब सुन लो, कोई बात नहीं, मत देखो, नहीं है आप लोगों को याद। हाँ, मैं कॉग्निजेंस लिखवा देती हूँ, लोग लिखो इसको, पहले सुन लो फिर लिख लेना। जनरली समझ लीजिए, जनरली पुलिस किसी पर्सन को पकड़ती है ना, तो उसको ऐसे नहीं पकड़ती है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर होनी चाहिए तभी पकड़ती है। कोग्निजेंस का मतलब और एफआईआर, हाँ पहले पूरी प्रोसेस सुनो, या तो एफआईआर होगी, कुछ केसेस में एफआईआर होने के बाद भी पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तारी से पहले क्या दिखाना होता है, वारंट। आपने मूवीज में देखा होगा। हाँ, नहीं होगा उस, मेरी बात सुनो, यही तो कोग्निजेंस और नॉन कोग्निजेंस में डिफरेंस है। कोग्निजेंस बोलता है कि ना तो एफआईआर हुई है और ना ही वारंट इशू हुआ है, फिर भी क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो। लेकिन नॉन कोग्निजेंस वाले केस में क्या होगा, पहले एफआईआर होगी, फिर वारंट इशू होगा, फिर ही गिरफ्तारी होगी। ठीक है, समझिए किसी ने बोल दिया कल को कि मैंने चोरी की है, अगर ये कोग्निजेबल ऑफेंस होता, ठीक है, तो क्या होता, पहले तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती, फिर मजिस्ट्रेट के पास क्या होती है, मजिस्ट्रेट एक जो जिले का डीएम होता है उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करना है तो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है पुलिस को, ऐसा पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो मजिस्ट्रेट परमिशन देता है कि आप उसको गिरफ्तार कर लो, तभी क्या कर सकते हो, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और एक और सेकंड कंडीशन और है, विद इन 24 या शायद 48 आवर है। तो इसलिए तो सिर्फ आप बात का मतलब समझो, इसलिए तो सिर्फ कोग्निजेंस एक्ट में रखा गया है कि बहुत हीनियस क्राइम है ना, तब तो आप बिना वारंट के कर लो, लेकिन छोटे मोटे क्राइम में ऐसा मत करो कि आप बिना वारंट के भी उसको पकड़ के ला रहे हो। क्योंकि इसमें जनरली आपको फोर्स केस मिलेंगे, किसी ने किसी के ऊपर चोरी का केस लगा दिया क्योंकि उसकी पर्सनल दुश्मनी थी, तो सिर्फ चोरी के केस में क्या कोग्निजेंस केस बना दे क्या इसको, कि सामने वाला उसको जाके पकड़ ले, ठीक है। तो जो झूठे एलिगेशन होते हैं उनसे बचने के लिए क्या करा गया, कोग्निजेंस और नॉन कोग्निजेंस को अलग रखा गया। इसलिए कोग्निजेंस में जनरली वही क्राइम आएंगे जो बहुत बड़े होंगे और हीनियस क्राइम होंगे। किसी का मर्डर हो गया और मुझे प्राइमा फेसी देखते ही पता लग रहा है कि इसी पर्सन ने मर्डर किया है, सबने पब्लिकली उसको देखा है, तो वो क्या हो सकता है, वहां पे बिना वारंट के जाके उसको गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन नॉन कॉग्निजेंस में जनरली एविडेंस ही नहीं होते, ठीक है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में, उसके बाद क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। ये आपको चीजें इसलिए अभी लग रही है क्योंकि आप किसी और के बारे में देखते हो। जब पर्सनल दुश्मनी होती है ना तब आपको समझ में आती है। बहुत से लोग ऐसे फंसाए जाते हैं कि जिनका कोई मैटर में लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है, तब आपको पता लगता है कि नहीं यार ये तो नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए था। अभी तो लग रहा है कि नहीं, एफ चोरी कर ली तो उसको तो पकड़ लो, तो कॉग्निजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, हमेशा चीजें दिखती है वैसी नहीं होती है, इसलिए डिफाइन किया गया है। बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम होंगे तो कैसे होंगे, कॉग्निजेबल होंगे, और कम हीनियस टाइप के होंगे, सिर्फ सोसाइटी में छोटे मोटे लेवल पे होते तो क्या होंगे, नॉन कॉग्निजेबल होंगे। अब आप इसको लिख लो पहले तो।
cognizable. Those cases in which police or investigating officer कैन अरेस्ट. जैसे आपने जो शाहरुख खान के बेटे वाला केस देखा होगा, आर्यन खान वाला, ठीक है, क्या उसमें वारंट इशू हुआ था? क्या बिना वारंट इशू हुए उनको गिरफ्तार कर लिया था? क्योंकि वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर आता है. एनडीपीएस कौन सा होता है? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट. उसमें भी जो केसेस होते हैं कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं. ड्रग्स से रिलेटेड हो गए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो गए. जनरली हीनियस क्राइम में आते हैं, और हीनियस क्राइम कहाँ चल जाता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर. पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन without registering FIR and arrest warrant. Generally, cognizable offenses are heinous and, और इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? जनरली नॉन बेलेबल. नॉन कॉग्निजेबल में लिखवा नहीं रही हूँ, नॉन कॉग्निजेबल इसका उल्टा हो जाएगा. योगिता, आज मिल जाएंगे आपको टेस्ट पेपर. आप क्लास में क्यों नहीं आए आज? अच्छा, those cases in which police or investigating officer can arrest a person without registering FIR and arrest warrant. Generally, cognizable offenses are heinous in nature and also non-bailable. और नॉन कॉग्निजेबल क्या होगा? जहाँ पे अरेस्ट करने के लिए वारंट दिखाना पड़ेगा. और ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल में जैसे आपको चोरी का केस लगा, ठीक है, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसमें बेल मिल जाती है इजीली, क्योंकि कौन सा केस है? नॉन कॉग्निजेबल, हीनियस इस नेचर नहीं है. आपने देखा ही होगा ना, इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, या कभी किसी को पकड़ लिया ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहा था, ठीक है, ऐसा बहुत होता है आजकल आसपास. तो ऐसा नहीं, ड्रग्स वाला चलो पुलिस छोड़ देती है, वैसे ड्रग्स वाले केस क्या होते हैं? नॉन अवेलेबल होते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ड्रग्स कंज्यूम करते हुए. देखा, आज को बताया. बीड़ी सिगरेट के अंदर भी ड्रग्स होता है. चलो आ जाओ, यहाँ देखो. ठीक है, तो कॉग्निजेबल हो गया. तो इस वाले जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस आएंगे वो कैसे होते हैं? कॉग्निजेबल इन नेचर होंगे. दैट मीन्स कोई भी पर्सन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है तो गवर्नमेंट या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको विदाउट अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है. ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल. offense to be cognizable. Every offense punishable under the act will be cognizable. Release of accused on bail. पहले तो क्या लिखा हुआ है? नॉन बेलेबल होंगे. क्या बेल बिल्कुल ही नहीं दे, जिंदगी भर वहां पर रखे? मतलब बेल मिल जाएगी लेकिन थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure (CRPC), a person accused of an offense punishable for a term of imprisonment of the more than 3 years under Part A of the schedule shall not be released on bail or on his own bond unless. क्या बोला गया? बेल तब तक नहीं मिलेगी. अगर आपको 3 साल से ज्यादा की बेल हुई है तो आपको बेल नहीं मिलेगी अनलेस, पहले तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा.
बॉन्ड में एक तो आपसे पैसे लेते हैं, दूसरा आपसे कंडीशन लिखवाते हैं कि आप इतने टाइम तक या तो शहर से बाहर नहीं जा सकते या इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, एक तो वो बॉन्ड होता है। साथ में द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पीपी, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हु इज पीपी, इसको शॉर्टकट में पीपी बोलते हैं और वैसे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अरे आपके दूसरे एक्ट में भी तो आता होगा, कभी नहीं आया पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। जिस भी पर लिखो इसमें, जिस भी पर्सन को वकील नहीं मिलता है दूसरा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, हर पर्सन को अपना पक्ष, गवर्नमेंट ने तो नहीं बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है, ठीक है, हर पर्सन को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब, क्योंकि वो खुद पर्सन तो बोल नहीं सकता कि इस कोर्ट में, उसको तो पता नहीं है कोर्ट में कैसे बात करनी है, तो उस पर्सन के बिहाफ पे किसको अपॉइंट किया जाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील को। The public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application of such release। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो पर्सन पकड़ा गया है ना, उसको बेल कब तक नहीं मिलेगी? पहले तो पीपी क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि उसको बेल ना मिले। तो क्या करेगा वो? हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपोज, वो पूरी कोशिश करेगा, क्या कर रहा है? अपोज करने की। किस चीज को अपोज कर रहा है? कि उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, where the public prosecutor oppose the application unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense while in bail। तो उसको दो चीजों से, दो लोग रोकने की कोशिश करेंगे। पहले तो पीपी खुद करेगा, पीपी भी ठीक से नहीं प्रूफ कर पा रहा है, तब कोर्ट खुद से भी देखता है, क्या देखेगा? कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि मैं इसको रोक लूं, तो कोशिश करेगा इसको बेल ना मिले। अगर इन दोनों चीजों में पास हो जाता तो फिर क्या मिल जाएगी? उसको बेल मिल जाएगी। किस कंडीशन पे? पहले बॉन्ड भरेगा, बाद में पीपी क्या करेगा? आर्ग्यूमेंट करेगा, कोर्ट भी रीजन रिकॉर्ड करेगा किसको, ये कौन कौन से केस में गिल्टी है या जिसने ऑफेंस कमिट किया है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि नहीं इस पर्सन को बेल दे देनी है, तो कोर्ट दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। दैट मीन्स यहाँ पे बेल मिलना बहुत मुश्किल है। और जजेस तो वैसे ही, देखिए जजेस भी कैसे अपॉइंट होते हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कॉलेजियम होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन कोई सा केस सुन रहा है, एक रोस्टर आता है, उसके अंदर डिफाइंड होता है कि ये जज इस मैटर से रिलेटेड केस सुनेगा, जैसे प्रॉपर्टी हो गए, सिविल केस हो गए, वो दूसरों को देंगे। इनकम टैक्स वाले अलग होते हैं, कॉर्पोरेट वाले अलग होते हैं, और सिविल वाले अलग होते हैं, और जो बेल वाले होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो जनरली जो अभी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड हुए थे, क्या नाम, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, याद है ना, पता है ना आपको डीवाई चंद्रचूड़ हुए थे। तो उनके ऊपर ये भी एलिगेशन मैंने पढ़ा था कि उन्होंने जानबूझ के ऐसे जजेस को बेल वाले केसेस में अपॉइंट किया था जो एंटी बेल वाले, मतलब जो लोगों को बेल ही नहीं देना चाहते। तो ये भी गलत है, ठीक है। बेल मिलना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस पर्सन को जो बहुत सालों से जेल में बंद है उसको बेल मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे रिजिडिटी कम होनी चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी जज बचना चाहता है, समझ लीजिए किसी जज ने पिछले टाइम से किसी की बेल रोक के रख रखी है और मैं जज बन गई, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, उसको बेल दे दी, तो हो सकता है वो इंडिया छोड़ के ही भाग गया, अब नाम किस पे आएगा? मेरे पे आएगा। इसलिए जनरली जो हीनियस क्राइम होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, वहां पे बेल कब मिलेगी? जब कोर्ट सेटिस्फाई होगा, और कोई भी कोर्ट का जज अपने ऊपर इतनी बड़ी लाइबिलिटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि कल को पर्सन भाग गया तो नाम किसका आएगा कि इन्होंने बेल दी थी, इसके बाद वो पर्सन भाग चुका है। इसलिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जनरली वहां पे बेल मिलती ही नहीं है, ये सारे क्लोज लिखे हुए। Cognizance of an offense by special court. However, the special court shall not take cognizance of any offense punishable under section 4 except upon a complaint in writing made by। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? वैसे तो इस एक्ट में जो ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं, लेकिन कॉग्निजेंस लेने की राइट किसके पास नहीं? स्पेशल कोर्ट के पास नहीं है। कौन कौन कर सकता है? डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर स्पेशल कोर्ट को बोलेगा तभी केस क्या बनेगा? कॉग्निजेबल बनेगा। किसी भी पुलिस स्टेशन में जो सब इंस्पेक्टर है या कोई दूसरा पर्सन है उसके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर नहीं है। डायरेक्टर बोलेगा कि उस पर्सन को जाके अरेस्ट करो, तभी क्या कर सकते? उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते। या कोई दूसरा पर्सन हो गया, any officer of the central government or state government authorized in writing in this behalf by the central government by a general or special order made by that government। तो
इससे कंक्लूजन क्या निकला, इस एक्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेबल होता है, लेकिन कॉग्निजेबल की पावर किसके पास है, डायरेक्टर के पास या अदर पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। जब डायरेक्टर बोलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा कि उस पर्सन को अरेस्ट करना है तभी अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट काट दो, ये काम कर दो। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अटैचमेंट सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये बहुत ही सिंपल सा क्लोज है, वैसे तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, अटैचमेंट भी पढ़ चुके, सीजर भी पढ़ चुके, कॉन्फिस्केशन भी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब अदर कंट्री। तो समझ लीजिए ये एक पर्सन है, इसने इंडिया में क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अर्न किया, ये कहाँ रहता है, इंडिया में, लेकिन इसने प्रॉपर्टी कहाँ खरीदी, यूएसए के अंदर। इसने एक प्रॉपर्टी कहाँ खरीदी, यूएसए के अंदर। इंडिया का पर्सन था, ब्लैक मनी से पैसा अर्न किया, प्रॉपर्टी कहाँ खरीदी, यूएसए में। तो अब जो अथॉरिटी डायरेक्टर जिसको प्रॉपर्टी अटैच करनी है, प्रॉपर्टी तो यहाँ है ही नहीं, तो यूएसए में अटैच करनी पड़ेगी। तो क्या दूसरे के देश में ऐसे ही घुस जाए हम, ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के लिए अलग से क्लोज बना हुआ है। हमारे यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करेगी, बात करेगी, कंसल्ट करेगी कि हमारे यहाँ पे एक पर्सन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व है, उसकी प्रॉपर्टी वहां पे, हमें उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसको क्या बोलते हैं, अटैचमेंट, सीजर या कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, यूएसए का कोई पर्सन है, उसने वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसने प्रॉपर्टी इंडिया में खरीद ली, तो क्या वहां की पुलिस हमारी कंट्री में घुस जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो वहां की गवर्नमेंट हमारी कंट्री की गवर्नमेंट से बात करेगी कि हमारे यहाँ पे एक पर्सन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व है, उसने आपकी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप हमें परमिशन दो कि हमारी पुलिस वहां पे आए या आपकी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है वो हमारे साथ क्या करे, इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प करे। तो ये जो अटैचमेंट, कॉन्फिस्केशन और सीजर दे रखा है, कहाँ का दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, जहाँ पे पर्सन अलग सिटी में, लेकिन एक तो इंडिया बेनिफिशियरी रहेगा, बेनिफिशियरी मतलब एक तो इंडिया पार्टी रहेगा, या तो जहां पर पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी या उसने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, और दूसरा पर्सन या तो इंडिया के बाहर होगा या प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर होगी। तो दोनों के बीच में जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस होगा तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करेगी, कंसल्टेशन करेगी कि आपकी कंट्री में जो अथॉरिटी और हमारी कंट्री में जो अथॉरिटी है इस केस को कैसे करेगी, मिलकर काम करेगी, परमिशन मिल जाएगी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। Attachment, seizure and confiscation of property. Provide that where the director has made an order for attachment of any property under section 5 or where adjudicating authority has made an order confirming such attachment. तो डायरेक्टर तो ऑर्डर पास करता है और ए क्या करता है, कंफर्म करता है। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8, सच प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी एन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टर ने ऑर्डर पास कर दिया, ए ने कंफर्म भी कर दिया कि आप प्रॉपर्टी को अटैच करो, लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ पे है, अदर कंट्री में। यहाँ पे लिख लो ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के ऊपर भूल जाओगे आप बाद में, अदर स्टेट या अदर स्टेट नहीं, अदर कंट्री। The special court on an application by the director or the administrator appointed under section 10 subsection 1 as the case may be may issue a letter of request to a court or authority in the contracting state for execution of such order. तो यहाँ का जो डायरेक्टर होगा और यहाँ की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो किससे हेल्प मांगेगी, वहाँ की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से हेल्प मांगेगी, किसके रिगार्डिंग, एग्जीक्यूशन की रिगार्डिंग। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, यहाँ पे प्रॉपर्टी कहाँ पे है, इंडिया में, पर्सन कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में। प्रेस्क्राइब दैट व्हेन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर मिल रहा है, कोर्ट ऑन अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, प्रॉपर्टी तो इंडिया में है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लेटर रिसीव हुआ है कहाँ से हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से। किस चीज के रिगार्डिंग, कि हमारे यहाँ पे एक पर्सन है जिसने जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। क्लास में कोई भी फोन यूज करो, फोन छीन लूंगी अगली बार में।
और मेरे को तो बेंच पे दिखना ही नहीं चाहिए फोन। प्रॉपर्टी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्या मिला है, लेटर मिला है। किससे मिला है, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से। किसके रिगार्डिंग, कि आपकी कंट्री में हमारे यहाँ के एक पर्सन ने प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी है, हम उसको क्या करना चाहते हैं, कॉन्फिस्केट करना चाहते हैं। ऊपर वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में पर्सन इंडिया में था, प्रॉपर्टी अदर में थी। इसमें प्रॉपर्टी इंडिया में है, वो पर्सन अदर स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ भी है मैंने, प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर कहाँ से रिसीव हुआ है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से। फ्रॉम अ कोर्ट ऑन अथॉरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसको हाईलाइट करो। और ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। दैट मीन प्रॉपर्टी तो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। और नीचे वाले में क्या है, प्रॉपर्टी इन इंडिया है, और पर्सन कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया। अथॉरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of offense under section 3 committed in that contracting state। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पर्सन तो आउटसाइड इंडिया है, जिसने कमिट कहाँ पे किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कहाँ पे, इंडिया के अंदर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर एज इट थिंग्स फिट फॉर द एग्जीक्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। Subsection 3 stipulate that the director shall on receipt of a letter of request under section 58 or section 59 direct any authority under the act to all step necessary for tracing and identify such property। अभी अपने पास 10 मिनट है, तो इसको लिखो, एक पेज निकालो, हेडिंग डालो उसमें, अटैचमेंट सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अटैचमेंट सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। अच्छा, इन तीनों का मतलब एक ही है या अलग अलग है, देखने में तो एक ही लगता है, अटैच कर लेना, सीज कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना। लेकिन अगर एक ही होते तो एक ही लाइन में तो नहीं आते, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। बताओ क्या डिफरेंस है तीनों में। उसको सीज कर लिया तो उसको अपन अटैचमेंट भी तो बोल सकते हैं, उसको कॉन्फिस्केट भी बोल। देखिए तीनों में थोड़ा सा, तीनों है एक ही। आपने कभी वेन डायग्राम देखा है, ऐसा बनता है ना, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। हाँ, तो इसको आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो। हाँ, ऐसे समझो इसको, ये आपको वेन डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए। प्रॉपर्टी अटैच होगी बहुत सारी, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी क्या होगी, सीज होगी, ठीक है, इसी में से कुछ क्या हो जाएगी, कॉन्फिस्केट हो जाएगी। आप समझ गए। अटैचमेंट तो है ब्रॉडर टर्म, बहुत सारी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है, क्योंकि अटैचमेंट किस पे होता है, प्रोविजनल बेसिस पे भी हो सकता है। सारी प्रॉपर्टी सीज नहीं होती है, जिस पर डाउट है, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी सच में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। सीजर के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन में जिस जिस प्रॉपर्टी के बारे में प्रूफ हो जाएगा, उसी प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, कॉन्फिस्केट किया जाएगा। तो अटैचमेंट तो बहुत प्राइमरी स्टेज पे हो जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ती क्या होगा, सीजर होगा, और जब फाइनल प्रोसीडिंग हो जाएगी कंप्लीट, तो क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगी। और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होने के बाद किसके पास चल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाती है। बेनामी प्रॉपर्टी में भी यही हुआ था, यहाँ पे भी यही हुआ है। कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा कि अटैचमेंट के बाद चली गई है, पढ़ा है क्या कभी, ना ही सीजर के पास पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है,
कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होती है वही फाइनल स्टेज होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट होने की। कॉन्फिस्केशन के बाद आपके पास कोई चांस नहीं बचा कि आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। अटैचमेंट में आपके पास होता है, सीजर में आपके पास होता है। सीजर अटैचमेंट से जब कॉन्फिस्केशन पे पहुंचे तो बीच में बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो इससे प्रॉपर्टी एलिमिनेट होती जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों में माइनर सा डिफरेंस है। अटैचमेंट, सीजर, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट? अदर कंट्री। इसी से लिख लो। इसमें मैं 2 केसेस लिखने हैं। दो केसेस क्या बनेंगे? पहला क्या था अपना? प्रॉपर्टी इन इंडिया वाला था ना पहला। इन हाँ, प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, और पर्सन कहाँ पे था? इंडिया। तो पहला केस लिखिए, पर्सन हु कमिटेड ऑफेंस इन इंडिया, प्रॉपर्टी involved in money laundering outside India। ठीक है, और सेकंड केस क्या बनेगा? पर्सन हु committed offense in नहीं, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया। और सेकंड में क्या होगा? प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। इसमें लिखिए प्रोसीजर क्या था इसका, सिनॉप्सिस में लिखना है। ठीक है, बाकी आप आंसर में उसमें लिखना डिटेल्स। कमिट ऑफेंस का कमिट हुआ है इंडिया में, और प्रॉपर्टी का इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग की आउटसाइड इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी अटैच कहाँ करनी है? आउटसाइड इंडिया। तो सीजी क्या करेगा? सीजी विल इशू लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ, क्योंकि सीजी को तो कुछ पता नहीं कौन कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बिहाफ ऑफ डायरेक्टर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ contracting state to execute the property of
ये बहुत आसान काम नहीं होता है। अगर ये इतना ही आसान होता तो विजय माल्या जिस कंट्री में गया, क्या हम वहां से लेके नहीं आ सकते उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से? ठीक है, जनरली कंट्रीज अलाउ भी नहीं करती है किसी दूसरी कंट्री के केस में। अगर आपके इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं तब तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। टू एग्जीक्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या क्या हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने वहां पे इशू करा लेटर हमारे डायरेक्टर और ए के बिहाफ पे कि आपकी कंट्री मुझे प्रॉपर्टी सीज कर रही है। यहाँ पे क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट will request to the government of India and डायरेक्टर, और डायरेक्टर को भी कर सकती, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। डन, याद हो गया? क्या कर रहे हो खुशबू आप फोन? मैं आपको सबको एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आपका कल ना तो टेबल पे फोन दिखना चाहिए और ना ही क्लास में कोई फोन यूज करेगा। इन दोनों ने रख दिया, आप भी रख देना, रहना ही नहीं चाहिए टेबल पे। आप पता थोड़ी देर भी आप नहीं बैठ पाते फोन के बिना। मैं भी ऐसी हुआ करती थी, इसलिए मैं फोन अलग रखती हूँ। आप क्लास में बैठो तो थोड़ा डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए कि सामने वालों को भी जैसे लगना चाहिए कि मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखा करो। और आप बड़े हो, अपन ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है अपन में, मतलब वैसे तो ज्यादा है लेकिन आपको ऐसे देख के लगता है बहुत बड़ी हूँ मैं आप लोगों से। कितने साल के हो आप लोग? हाँ, तो ऑलमोस्ट अपने 10 साल का डिफरेंस है अपनी एज में। ठीक है, आप 18 के हो तो है ना आप, क्योंकि मुझे आपको वैसे देखने में इतना वो नहीं लगता है कि ज्यादा है, इसलिए मुझे डांटना भी आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं प्यार से बोलूँ कि फोन मत चलाया करो क्लास में। अब एक मिनट फेंक के तो क्या ही आओगे। ठीक है, तो क्लास में मत कीजिए। चलो ठीक है, बाकी का